कहते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब आपका। अतर साहब, जब से आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर नए चीफ जस्टिस हल्फ उठाया, बंदयाल साहब रिटायर हुए, जो उनका दौर था साबिक चीफ जस्टिस का, जिसमें ये इल्ज़ामात लगते रहे उन पर कि आउट ऑफ द वे जाके वो रिलीफ एक ख़ास सियासी जमात को फराहम करते रहे हैं, और अब जो चैलेंजेस दरपेश हैं नए चीफ जस्टिस को, कितना मुश्किल होगा आप समझते हैं कि अदलिया से जो एक धड़ेबंदी है, एक तकसीम है, बेंचेस की तश्कील का मामला है, बेंचेस की तश्कील पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगते रहे, तो नए चीफ जस्टिस के लिए इन चैलेंजेस से निमटना 14 महीनों का दौर है, वक्त है इनके पास। अगले साल अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएंगे। काम बहुत ज़्यादा है, वक्त कम है, आपको लगता है ये आसान होगा? नहीं, यकीनन आसान नहीं होगा। चैलेंजेस जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और पिछले जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जाते हुए अपने फैसले के अंदर इस चीज़ का जिक्र भी किया कि अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी हुई, तो उसमें अब उनका कितना किरदार था वो तो हिस्ट्री जज करेगी। लेकिन अब नए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी यकीनन ये जिम्मेदारी आती है कि ना सिर्फ अदलिया के जो अपने मसाइल हैं, फिर जो बुनियादी जो मकसद है अदलिया का, जो बुनियादी काम है, अवामी जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और मेक श्योर करना कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। ये वो चैलेंज है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने है। पिछले दौर में बार बार ये कहा जाता रहा कि फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट नहीं बना। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कल ही एक मुकदमे में समाअत करेंगे, उसकी सरबराही करेंगे उस बेंच की जो फुल कोर्ट बेंच बनाया गया। लेकिन अदलिया के हुकूक में भी तो उनके दायरे इख्तियार की बात की जा रही है ना। चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस लेने के इख्तियारात का मामला है ना, अज खुद नोटिस जो मफाद आमा के मामलात हैं उन पर भी हो सकता है, सियासी मामलात पर भी हो सकता है, बहुत से मामलात पर अज खुद नोटिस होते हैं, तो वो भी जो उनके मामलात जुड़े हैं वो अवामी केसेस के हवाले से जुड़े हैं ना। जी देखें, वो तो उनका इख्तियार है ना। देखें, एक चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें या 3 जज साहिबान नोटिस लें, तो वो तो इख्तियार वहां पे उनका महदूद होता है, इख्तियार वो आपस में बांटते हैं। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि जो अवाम के हकूक हैं उनसे जो रिलेटेड मुकदमात हैं, ऑब्वियसली इस मुकदमे की अहमियत अपनी जगह पे, लेकिन असल मुकदमात जिनके ऊपर इस वक्त पूरी कौम की नजर है, 90 रोज के अंदर आइन के अंदर वाजे तौर पे लिखा है कि आपने इंतखाबात करवाने। अब पीपल्स पार्टी भी ये मुतालबा कर रही है, वहां पे क्या फुल कोर्ट बेंच बनेगा और ये मेक श्योर किया जाएगा कि अवाम का जो राइट है उसको मिले और 90 रोज के अंदर इंतखाबात हों। ये वो चैलेंजेस हैं जो बड़े चैलेंजेस हैं। बाकी जो उसके अलावा इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां हैं, चौधरी परवेज लाई को बार का जो मामला था वो तो बंदयाल साहब ने भी उठाया। बंदयाल साहब ने तो हुक्म दिया था, पंजाब और केपीके में इंतखाबात, पंजाब में एक डेट सामने आ गई थी, लेकिन मसला ये था, कमी ये रह गई कि वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, अपने ही दिए हुए फैसलों को वो इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, और वही मैंने जिस तरह अर्ज की कि फिर वो अपने फैसले में जाते हुए लिख के कि अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी हुई है, लेकिन उस बेतौकीरी को रोकने के लिए उनका किरदार क्या था वो तारीख जज करेगी। अब अगर यहां से फैसला आता है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना मौजूदा चीफ जस्टिस और मौजूदा अदलिया का काम होगा। तो इस वजह से मैं जिस तरह मैंने अर्ज की कि अब ये वो मुकदमात हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें हैं, क्या वैसे ही फैसले आएंगे या कोई फैसला नहीं आएगा किसी किस्म का, या फिर कोई एक हतमी फैसला आएगा और उसके ऊपर रियासत को लेकिन मसला हमारी सियासी जमातों का भी है। ये पोलराइजेशन जहां हमारे सियासत में है वहां हमारी अदलिया में भी पोलराइजेशन, आपको नहीं लगता ये सियासी जमातों की वजह से ही आई है? आप देखें, जिस रात कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया उमर अता बंदयाल साहब ने, उस वक्त यही नून लीग थी, यही पीडीएम की जमातें थी जो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे उमर अता बंदयाल साहब को, लेकिन वही उमर अता बंदयाल साहब उनकी आंखों में खटकने लगे जब 63A की तशरीह की उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई वोट नहीं दे सकता, सिर्फ वो नाअहल नहीं होगा बल्कि उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। मतलब ये है कि यहाँ जब अपनी मर्जी के फैसले आ जाए तो वो चीफ जस्टिस, वो जजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन जो जजेस आपके इंटरेस्ट के खिलाफ फैसले दे दे वही जजेस हमें, मतलब कि वो हमें सूट नहीं करते। तो ये हमारी सियासतदानों का भी मसला है, हमारे सियासतदानों ने इदारों को पोलराइज किया है। जी जी
जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। देखिए होता यह है कि जब फैसला आ जाए वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, उस फैसले के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं कि फैसला किसी के भी खिलाफ आए। पिछले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ भी बार बार कहती रही कि 12 बजे क्यों अदालतें खोली, क्यों अदालतें खोली। वो तो ठीक है, नून लीग या दीगर जमातें भी उनके ऊपर तनकीद करती रही फैसलों के हवाले से, लेकिन जिस जाती नौयत के हमले किए गए, उनकी सास को टारगेट किया गया, उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, वो बदकिस्मती है। दूसरी बात यह है कि देखें ये जो आपने पोलराइजेशन की बात की और सियासी जमातों के किरदार की बात की और पार्लियामेंट के किरदार की बात की, बहुत सारे दोस्त जिसमें सहाफी भी हैं, दानिश्वर भी हैं, जिसमें दीगर मोजिज दोस्त भी हैं, वो कहते थे जी पार्लियामेंट बड़ी बालादस्त है। तो ऐसी पार्लियामेंट क्या आवाम की विल होती है, आवाम की मंशा होती है? अपनी मर्जी के अपने फायदे के कानून वो बनाते रहे, फिर उसको जाते हुए बंदियाल साहब ने स्ट्राइक डाउन भी किया। तो हम सबको देखने की जरूरत है कि हर कोई अगर अपने अपने आईनी किरदार और दायरे के अंदर रह के काम करेगा तो काफी आसानियां होंगी। पर इस वक्त काजी फायज ईसा साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए है कि जिस तरीके से अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी हो रही है, एक तरह से उन्होंने अदलिया की रिट बहाल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार है। सियासी मुखालिफत सियासी दुश्मनी में बदल चुकी है। जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो भी बीच बचाव कराने आता है उसे भी मतनाज़ बना दिया जाता है। एक ऐसे तल्ख माहौल में सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी ने पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए एक फार्मूला पेश किया है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके और मार्च से पहले पहले इलेक्शन करवा के असम्बलियों को मुकम्मल किया जा सके। मोहम्मद अली दुरानी साहब ये कहते हैं कि मुल्क को बहरानों से निकालने का एक ही तरीका है कि सियासी जमातें पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज पर सियासत ना करें, बल्कि सियासत आइन के दायरे और अवामी मसाइल के हल पर होनी चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो तजवीज़ है, ये फार्मूला है, मीडिया में ख़ासी इसको अहमियत दी जा रही है और वक्त का तकाजा भी यही है कि मुल्क में सियासत में जो डेडलॉक लग चुका है इसमें ब्रेक थ्रू होना चाहिए ताकि आइंदा इलेक्शंस ही नहीं बल्कि मुंतखब हुकूमत के मैंडेट को भी सब माने और ये पैगाम पूरी दुनिया तक जाए कि पाकिस्तान वाकई एक जमहूरी मुल्क है, ताकि बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ साथ जो इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, उसका भी एतमाद बहाल हो सके। अब सवाल ये है कि दुरानी साहब की जो कोशिश है, जो मुफाहमत की बात वो कर रहे हैं, जो पीटीआई के लोगों और की भी जो ख्वाहिश है मुफाहमत की, जो अभी तक पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, दुरानी साहब कैसे इसका रास्ता निकालेंगे? कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसी पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में वफाकी वज़ीर रह चुके हैं बराए इत्तलात व नशरियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। दुरानी साहब, यकीनन आपकी बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी कोशिश है कि जो सारे मामलात हैं ये मुफाहमत से हल हो जाएं, सबको बराबर के मौक़े मिलने चाहिए। ये कोशिश आप अपने तय कर रहे हैं या कुछ ख़ास दरख्वास्तें आई, रिक्वेस्ट आई आपके पास पीटीआई की तरफ से या और हलकों की तरफ से कि अब बहुत हो गया, अब मामलात को सुलझाना चाहिए, मज़ीद उलझना नहीं चाहिए?